आज के 11th क्लास के जो पहला चैप्टर हमारा है, पहला लेसन है सजीव जगत और उसका वर्गीकरण। हम लोग समझेंगे कि ये सजीव जगत है क्या। वास्तव में आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग बचपन से ही जीवों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, पहचान करते हैं उनका कि सजीव है क्या। क्लास फर्स्ट से शुरू होता है और आज क्लास 12th में पहुँचे आप कि सजीव जगत है क्या था। सजीव जगत का मतलब हो गया कि जिसमें ऐसे दुनिया में जहाँ पे हमको जीवन पाया जाता है। अब जीवन किन किन में सजीवता है, किन किन में ये चीज़ें हैं कि है ये जिंदा है। तो जो सजीव हैं उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि वो श्वसन करते हैं। जिनमें श्वसन करने की क्षमता है वो सजीव है। जिनमें जनन करने की क्षमता है वो सजीव है। जिनमें वृद्धि करने की क्षमता है वो सजीव है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम महसूस करके समझ सकते हैं कि ये सजीव के श्रेणी में आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि दुनिया में सजीवों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया। सबसे पहले हम देखते हैं सजीव जगत। इसमें देखेंगे कि दुनिया में सबसे पहले जो जीव हैं, हमारे जो सजीव हैं, इसका वर्गीकरण किसने किया। तो सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों का वर्गीकरण किसने किया। अरस्तु साहब ने। अरस्तु साहब ने किसने किया। अरस्तु साहब ने सबसे पहला वर्गीकरण अरस्तु साहब ने किया। सबसे पहले उन्होंने खोजा कि हमारी दुनिया, हमारी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं इनको हम कैसे अलग करें। तो वर्गीकरण करने का जो कार्य सबसे पहले शुभारंभ किया हमारे ऐसे वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक जो हैं वो अरस्तु साहब है। साहब क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े हैं, हम उनको सम्मान से, प्रेम से हम उनको साहब ही कहते हैं। अरस्तु साहब ऐसे वैज्ञानिक, प्रथम वैज्ञानिक, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों के वर्गीकरण पे अपनी विचारधारा को रखा था। ठीक। अब सजीव में इन्होंने किस तरीके से अरस्तु साहब ने जीवों का वर्गीकरण किया। ठीक, जीवों का वर्गीकरण किया। तो पहले में क्या आया, पहले में क्या आता है जीवों में, पादप। पादप पहले क्या आया, पादप। दूसरा क्या आता है, जंतु। ये पहला आपका पादप है और दूसरा जंतु। देखिए अभी बोर्ड पे आपको बहुत क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन बस थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। बस इतने बहुत है आपके लिए। आज जो बच्चे क्लास में नहीं आए थे, क्लास 11th में, ऐसे बच्चों के लिए वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि घर पे आज मौसम गड़बड़ था, बारिश हो रही थी, इस कारण से आप क्लास नहीं ले पाए। तो ऐसे में आप घर पर बैठ के इसको समझ सकते हो। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अरस्तु साहब ने इनको 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया, बंटवारा कर दिया इनका। किसमें, एक पादप। पादप में कौन आते हैं हमारे इसमें पादप में कौन कौन से आते हैं आप जानते हो ना। पादप में हमारे पेड़ पौधे जितने भी हैं, पादप में पेड़ पौधे। जंतुओं में कौन आते हैं, जितने भी जीव हैं अन्य, इनसे छोड़ के, पादप से मतलब पेड़ पौधों से हट के जो छोड़ के हैं, बाकी जो शेष बच रहे हैं उनको जंतुओं में साहब ने रखा। अब पादप में भी अलग अलग उनकी क्राइटेरिया है। कैसे, अब अगर हमने पौधा कह दिया तो पौधे में बहुत बड़े पौधे भी हैं, छोटे भी पौधे हैं, मध्यम प्रकार के भी पौधे हैं। तो उनको 3 भागों में डिवाइड किया। कैसे, पहला है पौधा। पौधा मतलब जो सबसे छोटा हो, पौधा। दूसरा क्या आपका आता है, झाड़ी। आप भी जानते हो, गांव में कहा जाता है ना, ये पौधा है, झाड़ी है, ये वृक्ष है। इनको 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किन किन में आप जानते हो ना। पहला पौधा जो सबसे छोटे होते हैं, घास फूस टाइप ऐसे। दूसरा क्या है, झाड़ी टाइप में, जैसे गांव में आपने देखा होगा बहुत सारी झाड़ियाँ ऐसी आपको मिलती हैं, झाड़ी टाइप में आपको दिखाई पड़ता है वो झाड़ी। और दूसरा क्या है, झाड़ी। तीसरा क्या आपका है, वृक्ष, जो बड़े बड़े आपको मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं। आप गांव में देखते होंगे तमाम जंगल है, पेड़ पौधे, आपके बाग बगीचे हैं, बड़े बड़े हैं।
तो वो वृक्ष जो आपके बड़े दिखाई पड़ते हैं वो बड़े पौधे में आ गया, तो उनको क्या कहते हैं? वृक्ष। ये वृक्ष हो गए। अब ये इनको पादप को 3 भागों में, 3 अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से उनका वर्गीकृत किया गया। अब हम देखते हैं जंतु को, कि जंतुओं का वर्गीकरण अरस्तु साहब ने किस तरीके से किया। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने किया। जैसा मतलब उस समय हम संसाधन नहीं थे, फिलहाल हमारे अरस्तु साहब ने बहुत अच्छा प्रयास किया, और समझने के लिए अगर हम लोग पढ़ें उनको बहुत आसान तरीके से उन्होंने समझाया है। तो जंतुओं में, अब देखिए जंतु में किस आधार पे कहा जाता है? रंग के आधार पे। किसके? रक्त के रंग के आधार पे, चेहरे के रंग के आधार पे नहीं, चेहरे के रंग के आधार पे नहीं। किस आधार पे? रक्त के, मतलब ब्लड के रंग के आधार पे। ये जंतुओं में किससे? रक्त के रंगों के आधार पर। हो सकता है बोर्ड पे दिखाई ना पड़े तो सुनते रहिए, हम इसको क्लास में फिर कल समझा देंगे आप लोगों को, ठीक है? याद दिलाइएगा। रंगों के आधार पर, जिनमें एक में क्या होता है? जिनमें लाल रक्त, ये देखिए क्या है? लाल, जिनमें लाल रक्त, और दूसरा जिसमें लाल रक्त ना हो, जिनमें लाल रक्त ना हो, लाल रक्त की अनुपस्थिति हो, और जिनमें लाल रक्त हो, इनमें लाल रक्त ना हो, रक्त की अनुपस्थिति हो, अनुपस्थिति हो, ठीक है? जैसे किनमें लाल रक्त होता है, जैसे मनुष्य के हाथ को काटिए, अपने हाथ को काटिए, फिर देखिए क्या निकलेगा? लाल ब्लड निकलेगा, लाल रंग का ब्लड निकलेगा। मुर्गा को देखिए, बकरा को देखिए, है ना? ऐसे अगर इनको हम काटते हैं, किसी जीव के शरीर पे अगर कहीं कोई चोट पहुंचता है तो उनके शरीर से लाल रक्त की कणिकाएं निकलती हैं, ब्लड निकलता है, वो भी लाल रंग की होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे जीव हैं जिनके अंदर लाल रक्त कणिकाएं नहीं हैं। जैसे अभी काकरोच को आप पकड़ो और उसको काट दो, उनमें क्या निकलेगा? चिपचिपा बदार सफ़ेद वाला। केचुआ को आप देख लो, उसको भी आप काटिए, उसमें भी आपको चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसमें भी लाल रक्त नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं कि लाल रक्त मतलब रक्त में रंगों के आधार पे जंतुओं का बंटवारा, है ना? जंतुओं का बंटवारा। अब रंग के आधार पे, लाल ब्लड के आधार पे कि ब्लड में कौन सा कलर है, उस आधार पे बंटवारा किया गया। अब फिर हम आते हैं एक पॉइंट पे कि जीवों में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। जीवों में कितनी प्रजातियां, इसको मिटाते हैं हम यहाँ से, इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं। जीवों में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? जीवों में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? मालूम है किसी को? नहीं? सुनिए, 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रजातियां पाई जाती हैं। इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं हमारी इस पृथ्वी पर, भूखंड पे 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास प्रजातियां इस पृथ्वी पर हैं जिनकी खोज की गई है। अभी भी हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो इस पे अभी भी खोज कर रहे हैं। ये अभी इतने केवल सोचिए। अब उनमें देखिए अरस्तु साहब ने क्या किया कि वो क्या करते, किस आधार पे कर देते सबका बंटवारा? भाई इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं,
एक जीव जंतु है नहीं, बहुत सारे हैं। कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, चूहा, सांप, खरगोश, गिद्ध, गौरैया, ऐसे मतलब बहुत सारे पक्षी, शेर हैं, उधर क्या नाम है, गीदड़ है, चीता है, बाघ है, और अजगर है ना, मगरमच्छ है, ऐसे बहुत सारे, सांप, बिच्छू, मछली, जलचर, स्थलचर और उभयचर, तीनों पे हम देखें तो ऐसे में है, बहुत सारे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अलग अलग क्राइटेरिया में रखने का प्रयास किया गया, अलग अलग क्राइटेरिया में रखने का प्रयास किया गया। अब मैं कह रहा हूँ कि वर्गीकरण, बार बार नाम ले रहा हूँ, वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण का मतलब हो जाता है कि पादप एवं जंतुओं में कोशिका के आधार पर, किसमें? पादप एवं जंतुओं में कोशिका के आधार पर, शरीरकी के आधार पर, स्वभाव के आधार पर उनका बंटवारा करना, उनको अलग अलग रखना। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य को शेर के बीच में रख दिया जाए तो समस्या है, शेर को किसी दूसरे के बीच में रख दिया जाए तो समस्या है ना। तो सबका अलग अलग बंटवारा कर दिया गया कि ये इस क्षेत्र में है, वो उस क्षेत्र में है। अब कुछ छोटे जीव हैं, समझिएगा, कुछ छोटे जीव ऐसे भी हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, जैसे वायरस। वायरस जो है ये हमारी खुली आंखों से नहीं दिखाई। तो अरस्तु साहब ने उस समय केवल जीव जगत को, सजीव जगत को दो भागों में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप नहीं था कि हम उसको देख सकें। उससे जितना उनको दिखाई पड़ा उस समय संभव था, उतना उन्होंने उस पर वर्गीकरण करके और बताने का प्रयास किया कि ये पादप है और ये जंतु है। पादप में छोटे हैं, बड़े हैं या झाड़ी है। जंतुओं में रक्त के आधार पे कि देखा कि जीवों में लाल रक्त कणिकाएं मिलती हैं, किन में श्वेत रक्त कणिकाएं मिलती हैं। तो उस आधार पे उनको डाइवर्ट किया गया, वर्गीकरण किया गया उनका उस आधार पे, ठीक है ना। ये इस तरीके से किया गया। उस समय माइक्रोस्कोप नहीं था। हम अब समझते हैं कि माइक्रोस्कोप मतलब वर्गीकरण का आधार और भी क्या है। वर्गीकरण किस आधार पे किया गया? वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण, अगला पॉइंट है वर्गीकरण क्या है। अगर कोई पूछे कि वर्गीकरण है क्या, भाई बार बार नाम लिया जाता है, तो ये वर्गीकरण होता क्या है? वर्गीकरण, जंतुओं में, सजीव जगत में वर्गीकरण क्या होता है? इनमें वर्गीकरण का जो आधार है उनके शरीर का आकार, उसको बोलते हैं आकारकी। आकारकी, आकारकी, इनमें क्या कहा जाता है? आकार की और शरीर की, शरीर की, है ना। आकार की, शरीर की के आधार पर इसका बंटवारा किया गया है ना। इसका बंटवारा किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि जंतु क्या है। अब जंतु क्या है? जंतुओं में भी बंटवारा वर्गीकरण किया गया। जैसे पौधों में आकार के, स्वभाव के अनुसार किया गया। जंतु में दो प्रकार के, एक मनुष्य, एक जंतु का वर्गीकरण किया गया। एक में मनुष्य को रखा गया, मनुष्य, और दूसरा क्या है? जैसे कुत्ता, बिल्ली, सांप, चूहा आदि, ऐसे करके इनको रखा गया है ना। तो ये अरस्तु साहब के अनुसार हो गया। लेकिन बस ये भी है कि इसमें जो वर्गीकरण किया गया, इसके बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए। अब उसमें आगे चल के हमारे एक और वैज्ञानिक हैं, कैरोलस लीनियस साहब हैं, जिन्होंने द्विनामकरण पद्धति को अपनाया। क्या है? द्विनामकरण। अब कहा जाता है द्विनाम, एक प्रश्न भी आता है कि द्विनामकरण क्या है, द्विनामकरण किसने दिया? तो आप कह सकते हो कैरोलस लीनियस साहब ने दिया, है ना। ये किस तरीके से इनका बंटवारा किया? द्विनाम, इसको मिटाते हैं हम, द्विनाम पद्धति,
द्विनाम पद्धति, नाम किसने दिया, ये प्रश्न हो सकता है, किसने दिया। इनका नाम हम कह सकते हैं कैरोलस। कौन? कैरोलस लीनियस, लीनियस साहब, कैरोलस लीनियस साहब। इन्होंने दिया किस आधार पे? एक वंश के आधार पे और दूसरा जाति के आधार पे। नंबर एक वंश के आधार पे, वंश के आधार पर, दूसरा जाति के आधार पर। द्विनाम पद्धति, ठीक है। ये कैरोलस लीनियस साहब ने द्विनामकरण पद्धति पे अपना काम किया और उस पर दो भागों में डिवाइड किया, वंश के आधार पे और जाति के। कैरोलस लीनियस साहब को यह भी कहा जाता है कि पहला जगत वर्गीकरण किसने किया? पहला जगत वर्गीकरण का जो श्रेय मिलता है, जगत वर्गीकरण का, तो उसका श्रेय मिलता है किसको? कैरोलस लीनियस साहब को। अब जीव को देखिए, जीव को किस तरीके से इन्होंने रखा? जीव, पादप और जंतु। कैरोलस साहब ने इनको रखा जीव, जीव में ये पादप और दूसरा है जंतु, पादप और जंतु, है ना, पादप और जंतु। अब पादप को किस नाम से रखा गया? प्लांटी, है ना, प्लांटी, इनको कहा गया प्लांटी, प्लांटी इनको कहा जाता है, इसको प्लांटी भी कहा जाता है, पादप को प्लांटी। और जंतु जगत को एनीमैनिया, इसको कहा जाता है एनीमैनिया, एनीमैनिया, एनीमैनिया। इनको इस दो भागों में जाति और वंश के आधार पे डाइवर्ट कर दिया गया, है ना। फिर कहा जाता है कि यह किस आधार पे किया गया? इन्होंने किस आधार पे किया, ये प्रश्न है। किस आधार? ये वर्गीकरण जो बंटवारा हो जाता है किस आधार पे कर देते हैं भाई? किस आधार पे इन्होंने वर्गीकरण किया इनका? अब उसमें कहा जाता है कोशिका संगठन के आधार पे। किसके? कोशिका, किस आधार पे किया? किस आधार पे किया इन्होंने? कोशिका संगठन के आधार पे। देखिए इसमें जो किया गया, ठीक है, इसमें जो बंटवारा वर्गीकरण किया गया, जगत का वर्गीकरण किया गया, किस आधार पे किया गया? जगत वर्गीकरण किस आधार पे किया गया? ये प्रश्न है। जगत वर्गीकरण किस आधार पे किया गया? कोशिकाओं के संगठन के आधार पे। किसके? नंबर एक, कोशिकाओं के संगठन के आधार पर, कोशिकाओं के संगठन के आधार पर। दूसरा क्या है? आकारिकी। आकारिकी का मतलब हो गया आकार से, कैसा, दिखने में कैसे है। आकारिकी का मतलब हो जाता है कि दिखने में कैसे है, किस तरीके से है, उसका आकार प्रकार कैसा है, ठीक है। आकारिकी, ठीक है, आकारिकी। आकारिकी के आधार पे। और फिर शारीरिकी, उसका शरीर दिखने में कैसा लगता है, उसका शरीर कैसा है, ठीक है। आकारिकी और शारीरिकी के आधार पर। शारीरिकी। तीसरा क्या है? तीसरा पॉइंट शारीरिकी। शारीरिकी के आधार पर वर्गीकरण किया गया,
ठीक है, किया गया, किया गया। ठीक है, ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो है। अब कल इसके बाद के उसमें चैप्टर में हम लोग चलेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जितना बताया गया है आज इसको बेहतरीन तरीके से आप घर पे पढ़िएगा, समझिएगा। इस वीडियो को आप बार बार अगर रिपीट करके क्यों सुन लेंगे तो आपके लिए बहुत पर्याप्त और बहुत अच्छा है, क्योंकि सजीव जगत ये हमारा पहला लेसन है। और मौसम गड़बड़ होने के नाते हम लोग आज विद्यालय में क्लास नहीं ले पाए, 2 एक बच्चे आए, उनको थोड़ा बहुत समझाया गया, लेकिन ये वीडियो वास्तव में आपके लिए विशेष तौर पे बनाया गया है कि आप घर पे बैठ के भी आप अपने विषय का अध्ययन कर सको, उस चैप्टर का अध्ययन कर सको, आपका समय ना जाए। क्योंकि ये विशेष जो आप बायोलॉजी लिए हो, साइंस वर्ग से आप सभी बच्चे हैं, तो ऐसे में आप घर पे बैठ के भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग फिर कल मिलते हैं। नमस्कार।